हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको कुछ ऐसी टिप्स बताएंगे जो आपको एटीसी के इन्वेस्टमेंट में और हाउस लोन लेते समय ध्यान रखनी है। एलआईसी के इन्वेस्टमेंट में एलआईसी, पीपीएफ प्रोविडेंट फंड्स जो कि आपकी सैलरी में कटता है, साथ ही एफडी जो कि एक सर्टेन टाइम 6 या 7 साल बाद डबल हो जाए, ऐसे साथ ही यूलिप प्लान जो कि यूनाइटेड लिंक स्कीम के होते हैं मार्केट से रिलेटेड, और साथ ही अगर आपने सुकन्या समृद्धि में कोई इन्वेस्टमेंट किया है, ये सभी आपके एटीसी में कवर होते हैं। और साथ ही आपके कोई रिटायरमेंट के इन्वेस्टमेंट प्लान जो कि एज पर सेक्शन 1010D आपको रिटायरमेंट के समय मिलने वाले एक कुछ रकम एग्जम्प्ट होते हैं, ये सभी प्लान एटीसी में आते हैं। किंतु आपको कुछ ऐसी डिडक्शंस जो आप नहीं जानते वह भी एटीसी में आते हैं, हम उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपके बच्चे हैं और बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो आप ये देखेंगे कि स्कूल की जो फीस है उसमें एक हेड होता है ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस के मद में जितना भी पेमेंट आपने अपने बच्चों के लिए पेमेंट किया है वह एटीसी में आता है। साथ ही हम आपको एक और इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएं। हाउस प्रॉपर्टी के संदर्भ में जब भी आप अपना कोई नया मकान लेते हैं तो उसकी आप रजिस्ट्री कराते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि नया मकान लेते समय जो कि रेजिडेंशियल पर्पस के लिए है, उस पर दी जाने वाली स्टाम्प ड्यूटी भी एटीसी में कवर होती है। इसलिए अगर आपका एटीसी में इन्वेस्टमेंट कम पड़ रहा हो और उस साल में आपने अगर अपना कोई हाउस लिया हो तो उस पर दी जाने वाली स्टाम्प ड्यूटी भी एटीसी में कवर होती है, जिस बात को बहुत से लोग नहीं जानते। साथ ही हम आपको बताएंगे कि अगर आपने कोई मकान लिया है और मकान पे आपको पोजीशन नहीं मिला है और आपने अगर ईएमआई अपनी स्टार्ट करा दी है तो भी आपको ध्यान रखना है कि बिफोर पोजीशन आपने जितना भी रीपेमेंट किया है, फिर चाहे वह इंटरेस्ट का हो अथवा ईएमआई का, वह आपको एज ए डिडक्शन इनकम टैक्स रिटर्न में फायदा नहीं देगा। किंतु आपके पोजीशन के बाद, पोजीशन से पहले आपने जितना भी इंटरेस्ट अथवा ईएमआई के रूप में पेमेंट दिया है वह पोजीशन के बाद के 5 सालों में इक्वल अमाउंट एज ए डिडक्शन आपको मिले। जैसा कि आप जानते हैं कि टर्म इंश्योरेंस भी सेक्शन 80C के अंतर्गत कवर होता है, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि टर्म इंश्योरेंस भी आपकी एक सर्टेन एज जो कि 68, 70 अथवा 75 तक जाता है, जो कि अलग अलग कंपनियों के हिसाब से वेरियर करता है। किंतु आपको ध्यान रखना चाहिए कि वहां पर आपको एक 10 ईयर्स अथवा 15 ईयर्स का लमसम पेमेंट करने अथवा एन्युटी बेसिस पर रेगुलरली पेमेंट करने का ऑप्शन दिया जाता है, जिसमें कि आपका काफी हद तक प्रीमियम कम हो जाता है। और क्योंकि एक सर्टेन टाइम के बाद आपकी अर्निंग कैपेसिटी आफ्टर 58 और 60 के बाद कम हो जाती है, जिस वजह से आप एट द एज ऑफ 60 आफ्टर आप इसको इंश्योरेंस को पे नहीं कर पाते। इसलिए आपको वहां पर 10 साल अथवा 15 साल का ऑप्शन अडॉप्ट करना चाहिए। और क्योंकि वहां पर अगर आप प्रीमियम भी पे करेंगे तो वह प्रीमियम आपके एटीसी में भी कवर होगा, इसलिए आप अपने एटीसी की टैक्स प्लानिंग करते समय टर्म इंश्योरेंस की हायर स्लैब पकड़ते हुए 10 साल का लमसम पेमेंट यूज करें, जिससे कि आने वाले एटीसी के इन्वेस्टमेंट में ऑलरेडी आपका टर्म इंश्योरेंस इन्वॉल्व हो सके। आगे हम अगर 80D की बात करें जो कि मेडिक्लेम के लिए होता है, तो 80D की लिमिट्स अगर आप सेक्शंस में जाके देखें तो वहां पे आपको स्पेसिफिक मालूम हो सकती है। किंतु 80D की इन्वेस्टमेंट करते समय आपको ध्यान रखना है कि 80D का इन्वेस्टमेंट आपको स्वयं, आपकी वाइफ के लिए अथवा आपके खुद के जो ब्लड रिलेटेड बच्चे हैं उन्हीं पे मिलेगा। इट मीन्स कि आपको अगर मेडिक्लेम का बेनिफिट एज ए सेक्शन 80D में इनकम टैक्स रिटर्न में लेना है तो आपको मेडिक्लेम खुद का, खुद की वाइफ का और खुद के बच्चों का ही मिल सकता है। अगर आपने अपने भाई का अथवा अपने डॉटर इन लॉ इन सभी का या फिर आफ्टर मैरिज अपनी सिस्टर का भी किया है तो इनकी डिडक्शन आपको एज पर सेक्शन 80D नहीं मिलेगी। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। साथ ही अगर हम 80E की बात करें तो 80E आपको एजुकेशन लोन पर लगने वाले इंटरेस्ट का भी बेनिफिट देता है। इट मींस अगर आपने पढ़ने के लिए अथवा आपकी फैमिली में आपके बच्चों ने पढ़ने के लिए एजुकेशन लोन लिया है जिसका आप रीपेमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे में उस एजुकेशन लोन पर आपने जो इंटरेस्ट दिया है उसका इंटरेस्ट भी आपको सेपरेटली सेक्शन 80E के अकॉर्डिंगली एज ए डिडक्शन मिलेगा, जिससे कि आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न में इनकम को कम किया जा सकता है। और एक टैक्स प्लानिंग, जब भी आप कभी मकान खरीदते हैं तो मकान एक आदमी के लिए बहुत बड़ा सपना होता है, किंतु वहां पर आप इनकम टैक्स के पार्ट पे बहुत सिली मिस्टेक कर देते हैं, जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। कभी भी मकान खरीदते समय मकान को खुद के स्वयं के नाम पे कभी रजिस्टर्ड नहीं कराना चाहिए। इट मीन्स अगर आप एक सिंगल अर्निंग पर्सन हैं अपने परिवार के, तो वह मकान सिर्फ आपके ही नाम से रजिस्टर्ड हो, ऐसी टैक्स प्लानिंग आपको नहीं करनी चाहिए। आपको कोशिश करना चाहिए कि आपका जीवन साथी जो कि नॉन अर्निंग पर्सन है वह भी उस रजिस्टर में एज ए ओनर डिक्लेयर्ड हो। ऐसा करने का फायदा यह होता है कि आपको उस लोन के जो कि आपने हाउस के संदर्भ में लिया है उसको रीपेमेंट करने के ऑप्शंस खुले रहते हैं, जिससे कि आप उसकी होने वाली ईएमआई की डिडक्शंस प्रोपोर्शनेटली अथवा अपने मनचाहे तरीके से इनकम के अनुसार डिडक्शन के रूप में रिटर्न में कोट कर सकते हैं। और साथ ही जब आप उस रिस्पेक्टिव मकान, दुकान अथवा इन्वेस्टमेंट लैंड को बेचते हैं तो उस पर लगने वाला कैपिटल गेन जिसकी टैक्स रेट 20% है वह भी 2 लोगों में बढ़ जाती है। तो ऐसे में आपको कैपिटल गेन पे लगने वाला टैक्स जो कि 1% के ऊपर लगेगा वह भी 2 जगह सेग्रीगेट हो जाता है। इससे आपको टैक्स में बहुत बचत होगी। यह भी टैक्स प्लानिंग आपको हमेशा ध्यान रखनी है। आगे अगर हम टैक्स प्लानिंग की और बात करें तो जो फैमिली में अर्निंग पर्सन होता है उसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उसको खुद के नाम से कभी भी किसी भी प्रकार के एफडी इन्वेस्टमेंट्स अथवा पीपीएफ अकाउंट के इन्वेस्टमेंट नहीं करने चाहिए। उसे अपने फैमिली में जो ओल्ड एज हाउस
पीपल्स हैं जो कि नॉन अर्निंग पर्सन है, या फिर अपनी वाइफ जो कि नॉन अर्निंग पर्सन है, या फिर उनके बच्चे जो कि वयस्क हो चुके हैं, 18 साल से ज़्यादा के हैं, इन लोगों के अकाउंट में सीधे बैंक से NEFT या RTGS से ट्रांसफर करते हुए उन फैमिली मेंबर्स के अकाउंट में सीधे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऐसा करने से आप पे लगने वाली जो एक्सेस इनकम इंटरेस्ट से बन सकती है वह भी कम हो जाएगी, और जिन फैमिली मेंबर्स को वह इनकम मिलेगी वह भी पूर्णतः टैक्स फ्री होगा। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम टैक्स प्लानिंग की आगे बात करें तो यहाँ पर आप HRA के संदर्भ में भी एक टैक्स प्लान कर सकते हैं। अगर आप अपने होम टाउन में अथवा होम टाउन के आसपास कहीं रह रहे हैं जहाँ पे आपके पेरेंटल हाउस है, तो वहां पर अगर पेरेंटल हाउस जिस भी ओल्ड एज पर्सन के नाम है और अगर वो नॉन अर्निंग पर्सन है, तो वहां पर आप एक रेंट एग्रीमेंट बनाते हुए प्रॉपरली तरीके से उसके अकाउंट में एक सर्टेन रेंट पे डे इनकम डालते हुए HRA की प्लानिंग भी कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा HRA जो कि आप रेंट पे डे उस सर्टेन ओल्ड एज पर्सन जो कि फैमिली मेंबर है अथवा अपने रिश्तेदार हो सकते हैं उनको देंगे, तो वह भी उनकी इनकम में एग्जम्प्ट रहेगा, और आपको भी एक जेन्युइन पेमेंट जो आप उनके बैंक में कर रहे हैं उस पर भी आपको रेंट पेड के अकॉर्डिंगली HRA में डिडक्शन मिल सकता है एज पर सेक्शन 13A। आगे हम बात करेंगे NPS की, जो कि नेशनल पेंशन स्कीम है। सेक्शन 80C का फुल इन्वेस्टमेंट होने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपके पास पेमेंट है और आप और एक्सेस इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो सिर्फ एक ऑप्शन और बचता है जिसे हम कहते हैं NPS। NPS के अकॉर्डिंगली आप अपनी ग्रॉस सैलरी का 10% मैक्सिमम अमाउंट 50,000 रुपए तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसा करने से अगर आप 20 या 30% के स्लैब में आते हैं तो आप पर सीधे सीधे 10 से 15,000 के बीच में टैक्स की प्लानिंग आराम से की जा सकती है। और साथ ही एक और टैक्स प्लानिंग जो कि 80G और 80GGA और 80GGC से संदर्भित है, जिसको हम बोलते कहते हैं डोनेशन। डोनेशन की प्रैक्टिस भी आज के समय में मार्केट में पूरी तरह से चल रही है, और इसको बहुत से संस्था, फिर चाहे वह रिलीजियस हो, चाहे वह स्पिरिचुअल हो, चाहे वो सोसाइटी कल्चरल एक्टिविटी से रिलेटेड हो, तो सभी में ये प्लानिंग आप कर सकते हैं, जहाँ पर आपको एक नॉमिनल अमाउंट उन संस्थाओं को देना है और फिर उनके साथ आप उस पेमेंट को लेने के लिए मैनेजमेंट कर सकते हैं। किंतु यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बीते कुछ सालों में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जो इनकम टैक्स की रेड हुए हैं उस वजह से एक समस्या है, इसलिए आपको ऐसे डोनेशन देते समय दी जाने वाली संस्था की इंटीग्रिटी और उसके पास्ट को देखना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि अन्यथा अवस्था में आपका दिए जाने वाला डोनेशन आपके लिए समस्या बन जाए। इसलिए कोशिश करें कि जेन्युइन डोनेशन दें और सोसाइटी की हेल्प करें, वो है जो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। और भी अगर आपके परिवार में इनकम बहुत तरीके से आ रही है और कई सारी प्रॉपर्टी है आपकी जो कि एंसेस्ट्रल आपको पैतृक संपत्ति के रूप में मिला है और आप कुछ प्लान नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये होगा कि आप अपने फैमिली के साथ बैठ करके एक HUF, जिसको हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है कहते हैं, उसे रजिस्टर कराएं। HUF की एक नॉर्मल डीड होती है, आप किसी भी एक प्रोफेशनल से मिल करके इसे तैयार करा सकते हैं, और उस डीड के अकॉर्डिंगली आपका एक सेपरेट पेन आएगा जिसे हम HUF रिलेटेड कहते हैं। इसमें HUF डीड में आपके परिवार का एक मुखिया करता होगा, बाकी सभी परिवार के सदस्य मेंबर होंगे, और आप इस लिखी हुई HUF के आधार पर पेन नंबर लेकर के इसका करंट अकाउंट खोल सकते हैं, और वो सारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आप अपने HUF में ट्रांसफर करते हुए उन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनसे कोई इनकम ले सकते हैं। ये सभी प्रकार के इन्वेस्टमेंट और इनकम आपके सेपरेट HUF में काउंट होंगे, जो कि आप सभी मेंबर्स फैमिली के इंडिविजुअल आइडेंटिटी से सेपरेट होगा। और मजे की बात यह है कि HUF किसी भी LLP या फिर प्राइवेट लिमिटेड से बिल्कुल अलग होता है। यह बिल्कुल एक तरीके से प्रोप्राइटर इंडिविजुअल की तरह ही काम करता है, जहां पर टैक्स स्लैब रेट भी एक इंडिविजुअल की तरह होते हैं। इसलिए कभी भी आपको प्राइवेट लिमिटेड अथवा LLP खोलने से पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि सरकार ने एक ऑप्शन HUF का भी दिया हुआ है, उसको आपको किसी भी एक अच्छे नजदीकी प्रोफेशनल चार्टर्ड अथवा किसी एक प्रॉपर टैक्स एडवोकेट से सलाह लेकर काम करना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण सूचना कि आज के डेट पे बहुत से सैलरीड एम्प्लॉय शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं और कई बार एक हैवी लॉस होने के बाद अपने चार्टर्स अथवा टैक्स एडवोकेट्स को रिटर्न सबमिट करते समय वह इन्फॉर्मेशन नहीं देते। बट क्योंकि अब आज के डेट पे AIS, TIS सरकार ने इनबिल्ट कर दिए हैं, इसलिए उनके प्रोफेशनल्स को वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बट फिर भी अन्यथा अवस्था में आप जनरली सोचते हैं कि हमें लॉस हुआ है इसलिए हमको बताना जरूरी नहीं है, लेकिन यह आपको ध्यान रखना है कि शेयर ट्रेडिंग में चाहे आप F&O करें, चाहे आप इंट्राडे करें, चाहे आप अपने सेम डे पे स्पेकुलेशन की इनकम कमाएं, ये सभी इनकम के प्रॉफिट होने अथवा लॉस होने दोनों ही दशाओं में आपको इसकी डिटेल इनकम टैक्स में देनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको किसी रिस्पेक्टिव साल में लॉस हुआ है तो अगर आपने अपने प्रोफेशनल्स को समय रहते इस चीज को बताया है तो वह आपकी रिटर्न में ऐसे लॉस को कोट करेगा। और आपको ध्यान रखना चाहिए कि शेयर्स के होने वाले लॉस को आगे के सालों में कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, और आगे के सालों में आपने इन शेयर से अगर कोई इनकम कमाई है तो वह पूर्व के कैरी फॉरवर्ड किए गए लॉसों से सेट ऑफ हो जाती है। इसलिए यह गलती बिल्कुल भी ना करें आप, क्योंकि करंट
करंट समय में बहुत सारे ऑनलाइन ऐप्स आ चुके हैं जहां से आप सीधे ही इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, फिर चाहे वह एंजल ब्रोकिंग हो, जीरोधा हो और एन नंबर ऑफ अदर प्लेटफॉर्म। तो आप ये ध्यान रखें कि आप अपने होने वाले गेन्स और होने वाले लॉस दोनों की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अपने चार्टर्ड अथवा अपने टैक्स एडवोकेट्स को समय रहते इनकम टैक्स रिटर्न में बताएं। और हम आपको क्या कि टैक्स इवेजन या फिर टैक्स जैसी समस्याओं से बचने के लिए एक और टिप्स देते हैं। अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो आप कोशिश करें कि उस सेविंग अकाउंट में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कैश डिपॉजिट 10 लाख से नीचे होना चाहिए और साथ ही कैश विड्रॉल भी 10 लाख से नीचे होना चाहिए। ऐसा करने से आप किसी भी प्रकार की सरकार की EIS अथवा TIS इंफॉर्मेशन से बच सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपको एक साथ में कभी भी एक दिन में 2 लाख रुपए नहीं जमा कराने चाहिए और साथ ही एक साथ एक दिन में 2 लाख से ज्यादा का कैश भी बैंक से विड्रॉल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सिंगल ट्रांजैक्शन आपने अगर डिपॉजिट अथवा विड्रॉल मोर देन 2 लाख किया है तो वो सीधे AIS से लिंक हो जाता है। इसलिए इस कैश विड्रॉल अथवा कैश डिपॉजिट मोर देन ₹2 लाख से आपको हमेशा बचना चाहिए। करंट सिनेरियो आज के जमाने की बात करें तो अभी रिसेंट में बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, चाहे वह इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इनका प्रयोग करके नए नए बैचलर्स काफी इनकम कमा रहे हैं और वह एन नंबर ऑफ इनकम कमाने के बाद किसी भी रजिस्ट्रेशन को अथवा प्रोफेशनल से मीट करना उचित नहीं समझ रहे हैं। यह आपके लिए गलत साबित हो सकता है। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप एक अच्छे यूट्यूबर अथवा अच्छे इंस्टाग्राम रील क्रिएटर हैं और आप एक अच्छी इनकम कमा रहे हैं तो आप समय रहते ही एक सही चार्टर्ड अकाउंटेंट अथवा एक अच्छे टैक्स प्रोफेशनल से मिले, सही राय ले और मोर देन ₹20 लाख से अधिक की ग्रॉस रिसिप्ट कमाने पर तुरंत प्रभाव से आप अपना GST रजिस्ट्रेशन कराएं और जितनी भी इनकम है उसको प्रोफेशनल की सहायता से GST रिटर्न में कोट करें और प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हुए अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। अगर आपने इसमें किसी प्रकार की कमी रखी तो आप शायद जितना कमा रहे हैं उसका लगभग आधे के समान आपको टैक्स अथवा पेनल्टी के रूप में सरकार को देना पड़ सकता है। इसलिए आपको यह ध्यान रखना है। और एक सबसे महत्वपूर्ण सूचना जो कि ऐसे लोगों से संदर्भित है जो कि जोश में आकर के प्राइवेट लिमिटेड अथवा LLP फर्म खोल लेते हैं। हमें आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना है कि अगर आप किसी व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोप्राइटरशिप फर्म खोल सकते हैं। प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए कोई लिमिट नहीं है कि वह कितने टर्नओवर का बिजनेस करे अथवा ना करे। प्रोप्राइटरशिप फर्म आज की डेट पे एक्सपोर्ट भी कर सकती है और बहुत सी प्रोप्राइटरशिप फर्म एक्सपोर्ट भी कर रही है। प्राइवेट लिमिटेड खोलना बहुत अच्छा है, लेकिन जो भी लोग उसको खोलना चाह रहे हैं वे किसी जोश में ना आकर के खोले। सबसे पहले आप अपना ग्राउंड लेवल देखें, आपके पास फंड की पोजीशन क्या है वो देखें, देन उसके बाद आगे बढ़े। क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के केस में होने वाले हर ₹1 की इनकम पर सीधे फ्लैट रेट 30 से 35% का टैक्स होता है। किंतु वही अगर हम प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो वहां पर बहुत सारी टैक्स प्लानिंग सेम एज ए प्राइवेट लिमिटेड ही होती है और वहां पर जो टैक्स स्लैब है वो आप सभी जानते हैं कि 3 लाख तक कोई इनकम नहीं है, फिर उसके बाद 5% है, देन उसके बाद 10% है। तो वहां पर 8 लाख या 10 लाख तक की इनकम कोट करने के बाद भी आप बहुत से टैक्स को बचा सकते हैं। किंतु अगर प्राइवेट लिमिटेड में आपको 8 या 10 लाख का प्रॉफिट डिक्लेयर करना है तो अराउंड आपको 3 लाख रुपए के आसपास इनकम टैक्स देना पड़ेगा और साथ ही वहां पर होने वाले कंप्लाइंसेस और होने वाले ROC के कंप्लाइंसेस उन सभी का भी प्रोफेशनल्स एक वैल्यूएबल तरीके से चार्ज लेते हैं। इसलिए अगर आप प्राइवेट लिमिटेड अथवा LLP में काम करना चाहते हैं तो एक सही प्रोफेशनल के साथ बिफोर स्टार्ट डील करें, क्या चार्जेस लगते हैं और वह किस प्रकार कंपेरेटिव है किसी एक इंडिविजुअल फर्म से। इसको ध्यान रख करके ही आप अपने बिजनेस को आगे कैरी ऑन करें। कमीशन की इनकम आपको बहुत से सोर्सेज से मिलती है। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि कमीशन की जो इनकम होती है उस पे आपको TDS कटता है जो कि सेक्शन 194D अथवा 194H होता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप अपने फैमिली में मेजर अर्निंग पर्सन है तो ये कमीशन की इनकम आपके अकाउंट से या फिर आपके पैन नंबर से अटैच नहीं होनी चाहिए। उसका सबसे मूल कारण ये है कि जब आपके पैन कार्ड पे 26AS में TDS सर्टिफिकेट जब आप चेक करना चाहेंगे और वहां पर सेक्शन 194H के अकॉर्डिंगली अगर आप पे TDS इनबिल्ट हो गया है तो उस TDS को कोट करने के लिए आपको अपने इनकम टैक्स का रिटर्न ITR 3 भरना होगा। जबकि जनरली अगर आप कोई सैलरीड पर्सन है और ऐसे में आपकी कोई अदर सोर्स की अथवा नॉमिनल एग्रीकल्चर की इनकम जो कि 5000 से नीचे है, अगर ये सब इनकम है तो आपको नॉर्मली ITR 1 का फॉर्म लगता है। किंतु अगर आपने ऐसे कमीशंस की इनकम अपने पैन नंबर से अटैच कर ली है और वो अगर TDS के रूप में इनकम आपके फॉर्म 26AS के साथ अटैच हो गई है तो फिर आपको ITR 3 ही भरनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पर भी आपको टैक्स प्लानिंग करते हुए सोचना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमने इस वीडियो में आपको वो सभी बातें बताई हैं जो आपके व्यापार से अथवा टैक्स प्लानिंग से हेल्प करेगी। और आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमारे वीडियो को शेयर करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आप हमारे चैनल पर इसी प्रकार बने रहिए। हम आपका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। वेलकम टू टेक समाचार।